Hello everyone. In this video we are going to discuss about Coulomb's law. So why we need Coulomb's law, where we can apply Coulomb's law, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए Coulomb's law जो है, सबसे पहले तो अभी हमने जैसे चार्जेज के बारे में हमने डिस्कस किया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन हमको उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता। हमने ये तो देखा कि वो एक्सपेरिमेंटल मेथड से हमने ये जान लिया कि लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्ज वो एक दूसरे चार्ज को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, बट किस फोर्स से, किस मैग्नीट्यूड से वो अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं उसका हमको नहीं पता। तो उसके बारे में हमको कूलम्ब्स लॉ बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो कूलम्ब्स लॉ पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force between two point charges, the force between two point charges, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पॉइंट चार्जेज। और पॉइंट चार्जेज जो है ये हम यहाँ पर पॉइंट चार्जेज ही मैंने क्यों लिखा, मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए हम जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो साइज़ है उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, ताकि हमको जो चार्ज पार्टिकल है वो पार्टिकल के साइज़ का यहाँ पे कोई, उसकी वजह से हमारा जो कैलकुलेशन है, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें कोई चेंज न आए। थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके बारे में अभी आगे, पॉइंट चार्जेज क्या है। According to this law, the force between 2 point charges separated by some distance may be r, is directly proportional to the product of the charges, the two charges, okay, product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between the टू चार्जेज। ओके, तो ये कूलम्ब्स लॉ को हमने डिफाइन किया, ये डेफिनेशन है। अब ये जो मैंने लिखा है, ये जो लाइंस लिखी हैं, इन्हीं को अगर आप मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे। पहले मैं डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूँ सिचुएशन किस तरह की। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक दूसरा पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे चार्ज है मान लीजिए Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है इनके बीच का, वो मान लेते हैं R है। और ये जो पॉइंट है मान लेते हैं ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो एक तरह से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि A और B के बीच की जो दूरी है, जो सेपरेशन है, वो R है। और A पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज Q1 है और B पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज Q2 है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके बीच में
जो फोर्स लगेगा, फोर्स को आपको पता ही हम उसको सिंबल फोर्स के लिए एफ यूज करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड डिस्कस कर लेते हैं पहले कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। वेक्टर फॉर्म बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एफ कितना होगा, तो देखिए जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि जो फोर्स है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। जो चार्जेज यहाँ पर दिए गए हैं इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Q1 Q2। ओके, एक फैक्टर तो आपका ये हो गया कि जो फोर्स होगा दो चार्जेज के बीच में, ए और बी के बीच में, वो इन दो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और दूसरा जिसमें पार्ट बनता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये फोर्स इन दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के, यानी कि एक तरह से इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो कर रहा है, ये कह सकते हैं हम यहाँ पे। अब इन दोनों फैक्टर को अगर कंबाइन करके मैं लिखूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ओके, Q1 Q2 आपको पता ही है चार्जेज हैं जिनकी हम बात करें, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है, आर जो है ये उनके बीच का सेपरेशन है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तक काम जो है हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम अल्टीमेटली क्या चाह रहे हैं कि दो जो चार्ज पार्टिकल है इनके बीच में एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है फोर्स की, और यहाँ से हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। ये तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो एग्जैक्टली अगर आपको फोर्स चाहिए तो यहाँ पर आपको इक्वल का साइन चाहिए होगा, यानी कि एक इक्वेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इक्वल का साइन लाने के लिए आपको पता ही है यहाँ पर हम कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लेके आएंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एग्जैक्ट एक रिलेशन आ जाए। और वो कॉन्स्टेंट आता कैसे है, वो कई तरह के मेथड होते हैं, एम्पिरिकल रिलेशन होती है और उसकी हेल्प से हम ले आते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा F इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्या है, ये कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, ये मैथमेटिकल फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की। तो अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं कहीं पर भी आपने अप्लाई करना तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो इसको आप कुछ भी इक्वेशन मान लीजिए, मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, आगे हम इसको यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जो क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि वो क्या डिनोट कर रही है। F डिनोट कर रहा है फोर्स को, Q1 डिनोट कर रहा है चार्ज ऑन पार्टिकल एट पॉइंट A, Q2 डिनोट कर रहा है चार्ज ऑन पार्टिकल एट पॉइंट B, R इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स एंड व्हाट इज K। तो यहाँ पर उसके बारे में बताते हैं। K जो है इसको हम बोलते हैं दिस इज फोर्स कॉन्स्टेंट, फोर्स कॉन्स्टेंट। मोर स्पेसिफिकली कई बार हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट अगर शॉर्ट में आपने बोलना है तो इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m। अब आप सोचेंगे कि ये अभी पहले तो हमने K को आइडेंटिफाई किया कि K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। अब K का एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया और उसके अंदर भी एक और नई चीज़ आ गई जिसको हमने एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है, तो 4 पाई तो आपको पता ही है, 4 कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, 3.14 के आसपास वैल्यू होती है। और ये क्या चीज़ है इसमें नई जो हमको मिल रही है, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, M स्टैंड्स फॉर मीडियम, M लिखा ना मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में नीचे छोटा सा M लिखा हुआ है, ये मीडियम के लिए है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है मीडियम की। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है हमको क्या बताती है,
वो हमको बताती है कि उस मीडियम में क्या करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कितना वो मीडियम उसको अलो करता है, कितना उसको परमिट करता है। अलग अलग मीडियम के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए वैक्यूम के लिए जो वैल्यू होती है वो 1 के आसपास होती है, एग्जैक्टली वैल्यू 1 होती है। एयर के लिए जो वैल्यू होगी वो भी वैक्यूम के बराबर ही होती है, मोस्टली 1 के आसपास ही रहेगी। वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। तो ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है मीडियम की, और ये मैंने लिखा फोर्स कांस्टेंट, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या है कि जैसे नॉर्मली अगर हम कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे कि ज़्यादातर सीधा डायरेक्ट ही लिख देते हैं 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं ज़्यादातर। और ये क्या चीज़ है, ये भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है और ये भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है किसी मीडियम की और ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, या फिर बोलोगे आप वैक्यूम की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस माने वैक्यूम। ये फ्री स्पेस वैक्यूम का तो आपको शायद पता होगा, 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। फ्री स्पेस क्या है, वैक्यूम क्या है, कि ऐसा स्पेस जहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, इवन वहाँ पर एयर भी नहीं है, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। ओके, तो वैक्यूम के लिए हम इसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिखा जाता है। और ज़्यादातर केसेज में आप जैसे कूलम्ब्स लॉ आप पढ़ोगे, बुक के अंदर आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट के की वैल्यू यही लिखी मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई मीडियम नहीं दे रखा, इवन न्यूमेरिकल में भी आपने ऐसे करना है, आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व करोगे, वहाँ पर अगर आपको कोई मीडियम के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई मीडियम के बारे में कुछ हिंट नहीं दे रखा, तो आप ऑटोमेटिकली इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप फ्री स्पेस के लिए ही आप इसको सोल्व करेंगे। तो फ्री स्पेस के लिए के की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, यानी कि फ्री स्पेस की हम परमिटिविटी यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और इसकी जो वैल्यू आती है, जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 9 × 10⁻⁹ और यूनिट जो होती है, यूनिट आप देखो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। के की जो यूनिट बनेगी न्यूटन, इसको इधर ले जाओगे मीटर स्क्वायर और ये डिवाइड में चले जाएंगे पर कूलम्ब स्क्वायर, तो यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम्ब स्क्वायर, तो ये इसकी जो है यूनिट बनेगी। ठीक है, तो के की ये वैल्यू होती है फ्री स्पेस के लिए। न्यूमेरिकल वगैरह में हमको सोल्व करना होगा तो डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के वहाँ पे रखेंगे और हम न्यूमेरिकल को जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, थोड़ा सा देखो परमिटिविटी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। जैसे हमसे कंपैरिजन ही पूछ लिया जाता है कि 2 पार्टिकल हैं, पहले उनको हमने एयर में रखा था, उनके बीच का सेपरेशन हम कुछ भी मान लेते हैं, वहाँ पे आर है। बाद में हमने क्या किया कि उन्हीं 2 पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को उठा के हमने उनको मान लीजिए वाटर के अंदर रख दिया, तो मीडियम बदल गया। पहले मीडियम एयर था और अब जो मीडियम है वो वाटर हो गया। ठीक है, सेपरेशन सेम रखेंगे, चार्ज भी सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का, बस हमने क्या कर दिया, मीडियम को बदल दिया। और हमसे पूछ सकता है कि आप कंपेयर करो या रेशियो निकालो कि पहले फोर्स क्या था और अब फोर्स क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा सा परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर फिर हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करेंगे, वो इसी तरह का एक टॉपिक हो जाता है। तो देखिए, ई एम मैंने लिखा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ई एम, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और पढ़ा क्या जाता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको जैसे मान लीजिए पढ़ना कैसे है, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन एम बोल देंगे आप। कैसे पढ़ेंगे इसको, एप्सिलॉन, जैसे इसको ये जो नीचे लिखा है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, 0 लगाया ना तो नोट, एप्सिलॉन नोट, इसको बोलेंगे एप्सिलॉन एम। तो ऐसे ये स्पेलिंग बनती है, एप्सिलॉन एम बोलेंगे। ठीक है, ये पढ़ने का तरीका है। इसको ये सिंबल जो है एप्सिलॉन का सिंबल है, दीज आर द मैथमेटिकल सिंबल्स। तो ये सारे मैथमेटिकल सिंबल है, जैसे ये हो गया, ठीक है, म्यू हो गया, ठीक है, काई, एक्साई, पाई और ई, एक्सपोनेंशियल के लिए हम ई यूज़ करते हैं। तो सारे के सारे ये मैथमेटिकल सिंबल हैं, अलग अलग जगह से हमने ये सिंबल लिए हैं।
तो इनको पढ़ना भी आपने आना चाहिए। तो EM जो है आगे मैं इसको लिखता हूँ, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है, इसका जो फॉर्मूला बनता है, ये एक प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? E नोट यानी कि एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन R। ओके, अब ये यहाँ पर एप्सिलॉन R क्या है, ये तो हमने पहले मैंने बता दिया आपको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये नई चीज़ क्या आ गई, इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये जो मीडियम की जो परमिटिविटी आती है, ये इन दोनों का एक तरह से प्रोडक्ट होती है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के लिए फॉर्मूला देखोगे तो वो बनेगा इस तरह का, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है काफ़ी, हम इसका यूज करेंगे। और ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इसी को हम बोल देते हैं फिर बाद में डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये जो है ना, यही हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएगा किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। वो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हमको वो भी बताएगी। तो लिख सकते हैं आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हमको ये बताता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका सिंबल आपने शायद 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के हम यूज़ करते हैं। देखो कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर मैंने कैपिटल के लिखा और यहाँ पर मैंने स्मॉल के लिखा है। स्मॉल के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, कैपिटल के जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं कि जैसे स्मॉल के और कैपिटल के में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, और एप्सिलॉन और ई ये भी अलग अलग चीज़ें हैं। ये तो परमिटिविटी के लिए यूज करते हैं, ये हम फील्ड के लिए यूज करते हैं। उसी तरह से ये हम यूज करते हैं फोर्स कांस्टेंट के लिए, ये हम यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम कई बार कर देते हैं पेपर में, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नोट। अब यहीं से देखो वैल्यू आ जाएगी किसके लिए। अब मान लीजिए रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी आपने निकालनी है फॉर वैक्यूम निकालनी है। तो वैक्यूम के लिए तो आपको मीडियम होगा नहीं, वहाँ पर तो वैक्यूम होगा, तो वहाँ से अपने आप जो इसकी वैल्यू है वो 1 आ जाती है। ओके, तो यानी कि देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अलग से लिख देते हैं इसको ऊपर। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है देखेंगे, ये जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इसकी वैल्यू होती है 1। किसके लिए? फॉर वैक्यूम। अगर वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 है, तो ये जो इक्वेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली इक्वेशन, ओके, इस पे ध्यान देंगे। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो जो वैक्यूम के लिए अगर आप इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी निकालते हैं तो क्या बनेगी वो एप्सिलॉन नोट, और इसकी वैल्यू तो क्या आती है इंटू 1, यानी कि ये। ओके, तो इसलिए मीडियम की परमिटिविटी की जगह हम डायरेक्ट एप्सिलॉन नोट लिख देते हैं फॉर वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम के लिए जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो कितनी आ रही है आपकी, वो आपको 1 मिल रही है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अभी देखो, जैसा मैंने बताया कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या चीज़ देखी है, क्या चीज़ हमने फाइंड की है। हमने कूलम्ब्स लॉ में फोर्स फाइंड किया है, हमने कूलम्ब्स लॉ में जो है फोर्स फाइंड किया है। लेकिन आपको पता है फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की बात तो हमने यहाँ पर की नहीं, हमने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा है। तो वेक्टर की बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। तो इसमें आप नेक्स्ट लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। देखो लिखने का तो अब सिंपली देखो, मैंने यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ में फोर्स निकाला है, रिजल्ट मेरे पास आया है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इसी को मैं K की वैल्यू को रिप्लेस कर दूँ तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई r², ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर अगर ध्यान दिया हो, मैंने K की जगह डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखा, यानी कि मीडियम बाय डिफ़ॉल्ट मैं वैक्यूम लेके चल रहा हूँ। आपने
अगर आपको मीडियम दे रखा होगा, वाटर दे रखा है या कोई और मीडियम दे रखा है, तभी आपने उसकी परमिटिविटी उठानी है। अदरवाइज आप सिंपली वैक्यूम को लेके चलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मैंने फोर्स लिखा। बट एज वी नो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसको वेक्टर में लिखना चाहिए। और आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं कि वेक्टर को तो ऐसे लिखा जाता है कि अल्फ़ाबेट लेंगे, अल्फ़ाबेट के ऊपर एक एरो का जो है साइन वो प्लेस करना आपने, तो मैंने प्लेस कर दिया। तो इसको इधर लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वेयर। अब देखो लेफ्ट साइड तो मैंने वेक्टर ले लिया, राइट साइड में मैंने ये जो टर्म जो लिखी हुई है ये तो पूरी तरह से स्केलर है। ये जो टर्म लिखी है देखो, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस है उसका स्क्वायर किया मैंने, यानी कि मैग्नीट्यूड लिया उसका स्क्वायर किया, ये भी टोटली स्केलर क्वांटिटी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी स्केलर क्वांटिटी है। बट लेफ्ट में मैंने लिखा वेक्टर, तो ये तो फिर गलत हो गया, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हो तो राइट साइड में भी वेक्टर क्वांटिटी ही होनी चाहिए, तभी जाके आप उसको इक्वल प्लेस कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ना कोई एक डायरेक्शन के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। अब 11th क्लास में हम पढ़ के आए कि डायरेक्शन जब हमने असाइन करनी होती है किसी भी क्वांटिटी को, जब हम डायरेक्शन देना चाहते हैं तो डायरेक्शन देने के लिए, और हम उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाह रहे, हमारे पास एक क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी आपके पास क्वांटिटी है, हम उसको डायरेक्शन असाइन करना चाह रहे हैं और हम उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करना चाहते, तो आपके पास सबसे इजी मेथड क्या है कि उस क्वांटिटी को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। आर कैप एक अल्फ़ाबेट है, उसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है, हैट है, तो ये कैप लगा दिए तो मतलब यूनिट वेक्टर है। ये इतना आपको पता होगा, 12th क्लास में हो आप, तो आर के ऊपर कैप लगा दिया तो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल एक वेक्टर क्वांटिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये जो है ये आर कैप क्या बता रही है, ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये एक्स ये वाई, ये मान लीजिए ओरिजिन है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल, जैसे उसमें मैंने ए और बी दो पॉइंट लिए थे, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ए पॉइंट ये है और ये है आपका बी पॉइंट। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ इसको R1। ओके, पोजीशन वेक्टर 11th क्लास में हमने पढ़े थे। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजिशन ऑफ द पॉइंट। A vector drawn from the origin to the position of the point is known as position vector। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अगेन यहाँ पर देखिए, ये भी हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इस तरह से इसको ले लेते हैं R2। ओके, अब देखिए ए पॉइंट पर चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज है Q2, Q1 Q2। तो ए से लेके बी तक का यहाँ पर एक वेक्टर और ड्रॉ करोगे तो इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसको हम R12 R21 कुछ भी आप लिख सकते हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया R12 वेक्टर। ओके, R12 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, ये भी पोजीशन वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमने यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब आती है हमारी फोर्स की। देखिए ए पॉइंट पे जो पार्टिकल है यहाँ पर चार्ज कितना है, Q1 है, बी पॉइंट पर चार्ज क्या है, Q2 है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये बड़ा पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये उसको रिपेल करेगा, धकेल लेगा इधर। इसको बोलेंगे मान लीजिए फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, और ये पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव, ये इसको इधर धकेलेगा, तो इसको बोल देते हैं फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे F12 और F21, दोनों हम फाइंड करेंगे। तो पहले मैं F12 फाइंड कर लेता हूँ। फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय, देखिए सेपरेशन यहाँ पर जो है उसका हमें स्क्वायर लेना है। तो नीचे अभी तक वेक्टर की बात नहीं हो रही, तो R12 लिखो, R21 लिखो, कुछ लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने उसका स्क्वायर ही करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं लिख देता हूँ R21 वेक्टर, इसका आपने मोड लिया
ये मोड भी हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में आता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो दोनों एक वेक्टर के साइड में दो लाइन लगाई, पैरेलल लाइन, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोड ऑफ ए वेक्टर, और वो होता है मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो यहाँ पर स्क्वायर होता है, तो R21 इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करने के बाद डायरेक्शन की बात आती है। डायरेक्शन किधर होगी, देखो F12, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, F12 ये वेक्टर है, ये F12 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्शन देखिए किधर है, ये डायरेक्शन इधर जा रही है इस तरह से। ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इधर जा रहा है ऐसे। ओके, तो ये इस डायरेक्शन को असाइन कैसे करोगे, इस डायरेक्शन को असाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट वेक्टर यहाँ पर लेंगे। वो यूनिट वेक्टर क्या करेगा, वो यूनिट वेक्टर हमको इस फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो देखिए मैं इस डायरेक्शन को लिख देता हूँ, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक यूनिट वेक्टर से, और यूनिट वेक्टर हमारे पास है R21 कैप। 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो R21 कैप। और अगर मेरे को ये डायरेक्शन बतानी है, इस डायरेक्शन को मैं असाइन कर सकता हूँ एक दूसरे यूनिट वेक्टर से, R12 कैप। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे R21 कैप मैं यहाँ पर लिखूँगा, इसको लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से मैं F21 भी फाइंड कर सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 मोड स्क्वेयर। और यहाँ पर जो डायरेक्शन बन रही है F21 की डायरेक्शन इधर है, तो उस डायरेक्शन को बता रहा है ये वाला यूनिट वेक्टर R12 कैप, इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि आपको दोनों इक्वेशन ये समझ में आई होंगी। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है वेक्टर की नॉलेज अगर आप रखते हैं तो आपको पता होगा R12 कैप और R21 कैप मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन तो आएगा। और यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन आया तो इसका मतलब क्या हो गया, F12 और F21 ये भी देखो मैग्नीट्यूड सेम है, सब चार सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनके अपोजिट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक नेगेटिव साइन आएगा। मैं इधर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके लिखता हूँ, जैसे R12 कैप इसका मोड, R21 कैप इसका मोड, ये बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड बराबर है। उसी तरह से F12 वेक्टर है, इसका मोड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड, F21 इसका ये बराबर है। बट इस तरह से हम इसको बिल्कुल बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर R21 लिखा है, R12 लिखा है। अगर मैं इस मेथड का, इस टर्म का यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में, 1 में या 2 में, मान लीजिए मैं 1 में क्या करता हूँ, R21 की जगह मेरे को माइनस ऑफ R12 प्लेस करना पड़ेगा। अब माइनस ऑफ R12 अगर मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा तो नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा और R12 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए R12 है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, F12 और F21 बराबर हैं बट विद द नेगेटिव साइन। ओके, तो ये जो चीज़ आपको मिल रही है ये एक तरह से न्यूटन थर्ड लॉ को भी वेरीफाई कर रही है। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी क्या कर रही है, यहाँ पर वेरीफाई कर रही है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हम कैसे पढ़ते हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।